नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कौम परस्त रहनुमा आरिफ शाहिद की 10वीं बरसी पर जगह जगह पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान में नाराज और परेशान अवाम एहतजाज से लेकर पब्लिक मीटिंग्स और इजलास तक के उठा रहे हैं इक़दामात। और श्रीनगर में मुनक़िद खास सेमिनार में साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटी पर चर्चा। चाहे पाकिस्तान हो या फिर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर या फिर गिलगित बल्तिस्तान, यहां अपनी बात रखना, हुकूक के लिए आवाज उठाना या फिर आजादी के लिए जद्दोजहद करना मौत को दावत देने के बराबर है। ऐसे कई सियासी रहनुमा हैं जिनकी आवाज को बाजोर ताकत पाकिस्तान की फौज और उसकी एजेंसियों ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया। कातिलों को नामालूम बंदूक बरदारों का नाम दे दिया गया। ना कोई गिरफ्तारी, ना ही कोई सजा। कुछ ऐसा ही मामला है ऑल पार्टी नेशनल अलायंस के साबिक मरकजी रहनुमा आरिफ शाहिद का, जिन्हें 10 साल कबल रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया, लेकिन आज तक उनके कातिलों का सुराग भी नहीं मिल सका। हालिया दिनों उनके कत्ल की 10वीं बरसी मनाई गई। हम अपने हुकूक चाहते हैं, हम आजादी चाहते हैं, हम खुशहाली चाहते हैं और ये हमारा बुनियादी हक है। और इस बुनियादी हक को जो है ये पामाल कर रहे हैं, पाकिस्तान के फौजी पामाल कर रहे हैं। आरिफ शाहिद एक ऐसा नाम जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आजादी की जद्दोजहद का दूसरा नाम बन चुका था। पाकिस्तान के जुल्म सितम और नाजायज कब्जे से इस खित्ते को आजाद कराना ही जिसका वाहिद मकसद था। आरिफ वो शख्सियत थे जिसके नाम से ही पाकिस्तानी एजेंसियों की रातों की नींद उड़ जाती थी। जब आरिफ को खामोश नहीं किया जा सका तो आईएसआई ने उन्हें मौत की नींद सुलाने का फैसला किया और 13 मई 2013 को रावलपिंडी में उनके घर के सामने ही उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। आरिफ के कत्ल को 10 साल से जायद का अरसा बीत चुका है। उनकी कुर्बानी को सलाम पेश करने और कातिलों की गिरफ्तारी के लिए न सिर्फ पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बल्कि बरतानिया में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर भी एक जलसा हुआ। Pakistan try to give a narrative that we are independent. In fact, people of Azad Kashmir are not independent. We are occupied by Pakistan, but Pakistan try to teach us that we are independent and we have to go across the ceasefire line and fight for the independence of Kashmiris and people living in Srinagar, which is a false narrative. And we reject this false narrative as Arif Shahid rejected this false narrative. And that is why Arif Shahid was killed. कभी तो होगी रोशनी, बड़े चलो बड़े चलो। हर साल आरिफ शाहिद के कत्ल की बरसी पर जगह जगह जलसे जुलूस देखने को मिलते रहे हैं। जलसे में शामिल हर एक शख्स ने दो टूक लफ्जों में कहा कि उनके कत्ल के पीछे पाकिस्तान की फौज और एजेंसियों का हाथ है। नहीं तो भला क्या वजह है कि वो रावलपिंडी, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर है, वहां शाम ढले एक कद्दावर शख्स को मार दिया जाता है और कातिल मिनटों में ऐसे फरार होते हैं कि दोबारा कभी नजर ही नहीं आते। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा के लिए हमारी आज़ादी के इस जज्बे को दफन कर सके, इसे कुचल सके। पाकिस्तान को एक ना एक दिन हमें आज़ादी देनी पड़ेगी और ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए ये बेहतर होगा कि वो हमारे रियासत को आज़ाद करें, हमें अपने हाल पे जीने दें और अपने मामलात को देखें। पाकिस्तानी जितनी ज्यादा देर करेंगे उनके लिए उतने ही मसाइल बढ़ते जाएंगे। जलसे में आरिफ शाहिद की मुसलसल जद्दोजहद को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। आईएसआई और पाकिस्तानी हुक्मरानों का ऐसा मानना था कि आरिफ शाहिद को मारकर वो कौम परस्तों के दिल में खौफ पैदा करने में कामयाब होंगे, लेकिन ऐसा सोचना उनकी बहुत बड़ी भूल थी।
عارف شاہد کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آزادی کی یہ جدوجہد تھمی نہیں ہے بلکہ اور تیز ہوئی ہے۔ Our struggle is against Pakistan. Our struggle is against Pakistani occupation. Our struggle is for restoration of our basic human rights, for restoration of our political rights, for restoration of our economic rights. And Pakistan is the occupying country. Pakistan is a force which is denying our rights. عارف شاہد کو ہلاک کرنے کے علاوہ بھی ISI نے پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کو زخم پہنچانے کے لیے ہر ممکن حربہ اپنایا، جہاں ایک طرف شبیر چودھری، شوکت علی کشمیری، وجاہت حسن خان اور کامریڈ تیفور جیسے رہنماؤں کو بچنے کے لیے اپنا مادر وطن چھوڑنا پڑا، وہیں بابا جان کو کافی لمبے وقت تک جیل کی سزا بھگتنی پڑی۔ ISI آزادی کی جد و جہد کو ہی روکنا بھر نہیں چاہتی بلکہ وہ آزادی کے متوالے سپاہیوں کا حوصلہ بھی توڑنا چاہتی ہے، لیکن اس کی یہ ناپاک چال ہرگز کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ عارف شاہد آج بھلے ہی زندہ نہیں ہیں لیکن وہ عوام کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ان کی شہادت نے لاکھوں لوگوں کو نئی راہ دکھائی ہے۔ عارف کو بھلے ہی شہید کر دیا گیا ہے لیکن آج وہ ایک تحریک کی علامت بن چکے ہیں۔ عارف شاہد کے قاتل وہی لوگ ہیں جو کسی بھی دور اقتدار میں کسی بھی حکومت سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اس لیے آج تک ان کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت کوئی بھی قانون کا رکھوالا نہیں کر سکا۔ بہرحال اب چلتے ہیں جموں کشمیر۔ معاشرے کی ترقی میں تعلیم یافتہ نوجوان بے حد اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسے ہی نوجوانوں کے ذریعے مثبت تبدیلیاں ممکن ہوتی ہیں۔ انہیں سماج میں آگے لانے کے پیچھے یہی مقصد رہتا ہے کہ ایجوکیشن کے مختلف شعبوں میں ہونے والے ریسرچ ورک کے دوران حاصل تجربوں سے طالب علم مستفید ہو سکیں۔ اس کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ایسی اہم معلومات اور تجربوں کو منچ یا پروگرام کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیا جائے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال ہونے والی جانکاریوں سے معاشرے میں مثبت سوچ کے ذریعے بدلاؤ کو یقینی بنایا جا سکے۔ وادی میں کچھ ایسی ہی مثبت پہل کی گئی جس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ مقامی طالب علموں کو عالمی ماہرین کے تجربوں سے روبرو ہونے کا موقع فراہم ہوا۔ یہ تصویر ہے NIT سری نگر کی، جہاں حکومت کی جانب سے 2 روزہ انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں طالب علموں، تعلیمی شعبے کے ماہرین اور ملک اور بیرونی ممالک کے اسکالرز نے شرکت کی۔ کرشی سنسکرتی کے مشترکہ تعاون سے منعقدہ اس پروگرام میں سائنس، ٹیکنالوجی، ایگریکلچر، انوائرمنٹ، بزنس مینجمنٹ اور ہیومینٹی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس دوران ایک طرف اسپیچ اور ڈیبیٹ ہوئی تو وہیں دوسری جانب ریسرچ پیپر سے جڑے ٹیکنیکل کام بھی انجام دیے گئے۔ پوری سوسائٹی کو کیا بینیفٹ مل سکتا ہے ریسرچ سے، اور ایک ریسرچ کا دوسرے فیلڈ میں کیا اپلیکیشن ہوتا ہے، دوسرے فیلڈ کے ریسرچ کا تیسرے، تو سائنس اور ایگریکلچر ٹیکنالوجی کو ہم ایک امبریلا میں، اب ایگریکلچر میں جیسے مارکیٹنگ سب سے بڑا چیلنج، اس لیے میں نے مارکیٹنگ ڈومین کو بھی اس ریسرچ کانفرنس کے تھیم میں رکھا ہے، کیونکہ بہت سارے ہمارے جو ایگریکلچرل کسان ہیں وہ پروڈکشن تو اچھا کرتے ہیں، مارکیٹنگ نہیں کر پاتے، تو ان کو بھی یہ آئیڈیا ملے کہ ہم مارکیٹنگ میں کتنا آپ اسکل کر سکتے ہیں، اس کا بینیفٹ انہیں ملے گا۔ سری نگر میں عالمی سطح پر منعقدہ سیمینار کا مقصد پروگرام میں آئے اعلیٰ ماہرین اور تعلیم کے مختلف ڈپارٹمنٹ سے جڑے طلباء و طالبات کے لیے ایسا پلیٹ فارم مہیا کرانا رہا جس سے وہ ایک دوسرے سے اپنی معلومات کا تبادلہ کر سکیں، اپنے تجربوں اور ریسرچ کے نتیجوں کو یہاں پیش کر سکیں۔ اس سے سائنس، ٹیکنالوجی اور مینجمنٹ جیسے جدید شعبوں سے جڑے لوگوں، خاص کر دور دور سے آئے ریسرچ اسکالرس کو فائدہ ملے گا۔ اس سے یہاں آئی طالبات کافی خوش نظر آئیں۔
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक नई आइडिया डेवलप हो जाती है ना। जैसे हम लोग कुछ चीज़ें सोची रहती हैं और कुछ चीज़ें दूसरे लोग से मतलब आइडिया ले लेते हैं, तो इससे एक नई क्रिएटिविटी और इससे एक नया टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो सकता है इन फ्यूचर के लिए। जैसे कि हम लोग यहाँ आए बायोटेक्नोलॉजी में, हम लोग अपना ये प्रेजेंटेशन देने आए हैं, तो कुछ अदर बच्चे भी होंगे जो बायोटेक से प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, हम उनसे एक नई आइडिया ले सकते हैं या वो बच्चे हमसे एक नई आइडिया ले सकते हैं, तो दोनों को मिक्स करके और एक नया आइडिया उससे भी बन सकता है। तो इस वजह से इंटरनेशनल या नेशनल कोई भी कॉन्फ्रेंसेस हो उसे अटेंड करना बहुत जरूरी होता है। सेमिनार में शिरकत कर रहे तालीम के माहिरीन को जहां एक तरफ रिसर्च के दौरान दरपेश होने वाली दुश्वारियों पर गौर व खौस करने का मौका हासिल हुआ, तो वहीं दूसरी जानिब इन्हें बहस व मुबाहिसे के दौरान मालूमात हासिल करने और बहुत से मसलों का हल निकालने में मदद भी मिली। यानी दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो इन माहिरीन को मुल्की और बैरूनी ममालिक से आए स्कॉलर्स और रिसर्चर्स के तजर्बों से काफी फायदा होगा। इसके अलावा यहाँ आए लोगों को श्रीनगर का पुरसुकून माहौल और सेहत बख्श आबो हवा भी काफी रास आई। कश्मीर सच में बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सेफली है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। यहाँ की जो इन्वायरमेंट वाइब्स हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, तो हम कहना चाह रहे हैं कि सब लोग आओ, ऐसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करो और यहाँ की वाइब्स को एंजॉय करो। यहाँ मुल्क के तकरीबन सभी सूबों से ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया जैसे ममालिक से भी साइंसदान, रिसर्च स्कॉलर्स, मैनेजमेंट गुरु, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स भी पहुँचे। वादी में तालीम के अलग अलग अहम शोबों को फरोग देने की समत में आलमी सतह पर मुनक़िदा प्रोग्राम की अहमियत तालिब इल्मों से बेहतर भला कौन समझ सकता है। ऐसे प्रोग्राम्स के जरिए बेशतर अफराद को अलग अलग शोबों के रिसर्चर्स के तजर्बों से रूबरू होने का मौका हासिल हुआ। लिहाजा मकामी तालिब इल्म और नौजवान पुरुमीद हैं कि हुकूमत की जानिब से ऐसे मजीद इक़दाम आइंदा भी उठाए जाते रहेंगे। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। मुजफ्फराबाद न्यूज बुलेटिन ने ट्वीट किया है कि कशरोट की एक फैक्ट्री और उसके 10 मिनट बाद ही नजदीक के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आग लग गई। प्रोफेसर MS रजा ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आजम तनवीर इलियास ने इस इलाके के बारे में तफसील से बताया है। पाकिस्तानी हुक्मरान पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को सोने की कान समझते हैं और जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है वही यहाँ हुकूमत बनाने में कामयाब होता है। इसके बदले में मकामी हुकूमत को बदउनवानी करके पैसे कमाने की खुली छूट दी जाती है। पामिर टाइम्स ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में मौसम बहारा में भी कोई राहत नहीं मिली और बिजली कटौती बदतर हो चुकी है। इंफॉर्मेशन एंड PR JNK ने ट्वीट किया है कि मरकजी हुकूमत के मंसूबे जल जीवन मिशन के तहत जम्मू कश्मीर ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 60% से जायद देही इलाकों में नलों के जरिए लोगों को साफ पानी मिल रहा है। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि कश्मीर को अक्सर धरती का जन्नत कहा जाता है। ऐसा सिर्फ कुदरती खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि खास तहजीब, सकाफत और मजहबी रवादारी के लिए भी है। इसका एक सबूत कुपवाड़ा के त्रिहगाम में देखा जा सकता है, जहां कई दहाइयों से मंदिर और मस्जिद एक साथ अगल बगल बने हुए हैं। सहर मिर्जा ने ट्वीट किया है कि हुकूमत ने नई फिल्म पॉलिसी बनाई है। अब एक ही छत के नीचे जम्मू कश्मीर में फिल्म शूटिंग के लिए हर तरह की इजाजत मिलेगी। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। अपनी इन्हीं चांकियाई साजिशों को आगे बढ़ाते हुए भारत ने मकबूजा खित्ते में G20 ममालिक के इजलास के इनेकाद का फैसला किया है। भारत ने श्रीनगर में तयशुदा G20 मीटिंग को लेकर पाकिस्तान के रद्द अमल का सख्त अल्फाज में जवाब दिया है।
कि वो अपने किसी भी इलाके में आलमी सतह की मीटिंग करवाने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। भारत के वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि G20 के प्रोग्राम और मीटिंग पूरे मुल्क भर में होना तय किया गया है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी G20 मीटिंग होना लाजमी है। लेकिन पाकिस्तान और उसका चहेता चैनल PTV रह रहकर यही राग अलापता रहता है कि भारत की ओर से कश्मीरी अवाम पर हर तरह के जुल्म ढाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में तो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लाई जा रही तरक्की व खुशहाली पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल खोलती दिखाई देती है। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले इलाकों में मकामी अवाम को परेशान करने के लिए मुख्तलिफ हरबों का इस्तेमाल करता रहा है। कभी गंदुम पर सब्सिडी का खात्मा, तो कभी सरकारी डिपो से मिलने वाले आटे के कोटे में कमी, तो कभी बेजा टैक्स, तो कभी खालसा सरकार के नाम पर मकामी लोगों की जमीन जायदाद हथिया कर अवाम को परेशान किया जाता है। इन सब के खिलाफ लोगों की नाराजगी रह रहकर एहतजाज की सूरत में सामने आती रही है। इसलिए गिलगित बल्तिस्तान में नाराज और परेशान अवाम एहतजाज से लेकर जगह जगह पब्लिक मीटिंग्स और इजलास तक के इक़दामात उठा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इनके मसलों का अजाला हो सके। ये है जिला खारमंग का तोल्टी इलाका। यहाँ पर गंदुम और आटे की कमी को लेकर मकामी अवाम हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इसके लिए नाराज एहतजाजियों ने कारगिल रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया है। इनका हुकूमत से मुतालबा है कि जब तक गंदुम पर सब्सिडी बहाल नहीं होती और आटे की सप्लाई का कोटा पहले की तरह बहाल नहीं किया जाता, तब तक इनका ये एहतजाज जारी रहेगा। के हवाले से हमेशा से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो ये कि जानबूझ के यहाँ के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, फसाद की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मसलन अभी आपको गंदुम इशू करने के हवाले से लेट हो गए, हुक्मरान तबका है या ब्यूरोक्रेट्स हैं या हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, वो जो क्या इसी लैंग्वेज के अलावा और कोई लैंग्वेज और कोई जबान समझते ही नहीं है। बस आवाम रोड पे निकले, वो करे, एहतजाज करे, धरना करे, फिर इसके बाद बड़ी मुश्किल से कोई मुतालबा जो है या कोई चीज सदका समझ के जो है देने के लिए निकल जाता है, हालांकि ये पब्लिक का हक है। इस वक्त पाकिस्तान मुआशी बहरान के साथ सियासी उठापटक से जूझ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान को भी इसमें जानबूझकर घसीटा जा रहा है। पाकिस्तान में अशराफिया की लड़ाई में भले ही इस बात पर तकरार हो रही है कि शहबाज शरीफ या फिर इमरान खान में किसका पलड़ा भारी है और कौन इख्तिदार का सही मायनों में हकदार है, लेकिन इस सियासी रस्साकशी का खामियाजा बेवजह गिलगित बल्तिस्तान के मकामी अवाम को चुकाना पड़ रहा है। मकामी अवाम की तरक्की और फलाह बहबूदी तो बहुत दूर की बात है, यहाँ आटे का मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है। इसके बाइस लोग पंजाब से महंगे दामों पर गंदुम का आटा खरीदने पर मजबूर हैं। ऐसे ही कई अवामी मसाइल पर चर्चा करने के लिए एक पब्लिक मीटिंग का एहतमाम किया गया। इसमें बाबा जान जैसे अहम कौम परस्त रहनुमाओं ने शिरकत की। शराफिया की लड़ाई में यहाँ जलसे होते, जुलूस होते हैं। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, इमरान खान को बनाना है और जरदारी को सदर बनाना है, उस पर झगड़े हैं। गरीब आवाम का कोई पूछता वाली वारिस नहीं है। हम जमा हुए हैं, यहाँ 200 रुपए का आटा बिक रहा है जो किलो के हिसाब से। कोटा हुकूमत ने काटा है तो लोग पंजाब से महंगा आटा मंगवाने पे मजबूर है और महंगा आटा खरीदने पे मजबूर है। गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों में लोगों को सिर्फ गंदुम का ही मसला परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि बिजली की किल्लत से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। लोगों की रोजमर्रा की इन जरूरियात को पूरा करने में गिलगित बल्तिस्तान के सियासतदान हमेशा की तरह ही नाकाम साबित हो रहे हैं। हुकूमत की लापरवाहियों का ही नतीजा है कि आम आवाम को घंटों घंटों तक बिजली की सप्लाई नहीं मिलती, लेकिन महंगे बिजली के बिल हमेशा ही मिलते रहे हैं। बिजली कटौती ऐसा मामला बन गया है
कि इलाका मकीन चाहकर भी इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। और इस मुआशी बदहाली में आज हम जमा हुए हैं और साथ साथ बिजली की तवील लोड शेडिंग ने हुंजा के अवाम का, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का जो है उनका बिल्कुल जिंदगी मफलूज करके रख दी है। पाकिस्तान की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में सेट किए गए बदउनवान निजाम में कौम परस्त मायूस अवाम की दरियाफ्त बेहिस हुक्मरानों तक ले जाते हुए थक गए हैं। मकामी लोगों की हक की बात उठाने पर मुआशी बदहाली का बहाना बनाकर टाल दिया जाता है, लेकिन हुक्मरान अपनी ऐशो इशरत भरी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं आने देते, जिस पर लोग अब सवालिया निशान लगा रहे हैं। अब हम हुक्मरानों से मुतालिबा करने से दस्तबरदार हो गए, क्योंकि हुक्मरानों के लिए हम दरखास्तें दे के मुतालिबे करके थक गए। हुक्मरानों की जायदादों में इजाफा हो रहा है, हुक्मरानों की आपस की लड़ाइयों में इजाफा हो रहा है, आवाम का मसले हल नहीं हो रहे। हम जिस भी दफ्तर में जाते हैं वहां पे ये कहा जाता है अवामी मसले लेके, इस वक्त मुल्क संगीन मुआशी जो है ना मुश्किलात का शिकार है, हम अवामी मसले हल नहीं कर सकते। लेकिन दफ्तरों के अंदर ब्यूरोक्रेसी के शान और शौकत और उनकी गाड़ियां देखते हैं तो कोई उनके जनाब वाला कभी नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का कहना है कि बेशतर खाने पीने का सामान तो पहले से ही महंगा है, और अगर ये लोग रोटी भी खाना छोड़ दें तो भला क्या खाएं। ऊपर से बिजली, पानी और जिंदगी की बुनियादी जरूरतें नहीं पूरी होंगी तो आगे कैसे काम चलेगा। ऐसी नाउम्मीदी के आलम में न तो इन्हें मकामी रहनुमाओं से कोई उम्मीद बची है और न ही पाकिस्तानी रहनुमाओं से। ऐसे में गिलगित बल्तिस्तान के नाराज अवाम की ये जद्दोजहद हुकूमत पर कितना असर डालेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम की ढेरों मुश्किलात देखने के बाद एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में काश्तकारी को मुनाफा बख्श बनाने के लिए ज़राअत महकमा पुरजोर तरीके से कारफरमा है। इसके लिए महकमे के अहलकार हाइब्रिड्स बीजों की दस्तयाबी से लेकर काश्तकारों की हर मुश्किल सुलझाने और उन्हें मदद फराहम करने में लगे हुए हैं। इसकी मिसाल जिला उधमपुर के मुख्तलिफ देही इलाकों में दिखाई दे रही है, जहां इन दिनों महकमे की तरफ से दिए गए थ्रेशर मशीनों के जरिए गेहूं के दाने को निकाला जा रहा है, जिससे काश्तकारों को वक्त रहते ही अपने अनाज को संभालने में सहूलत मिल रही है। महकमा ज़राअत की मुस्बत कारकर्दगी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। मौजूदा दौर की काश्तकारी को आज के वक्त की मॉडर्न फार्मिंग में तब्दील करने में महकमा ज़राअत काफी अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है। इसके लिए खेतीबाड़ी में नई नई टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, जदीद तरीन मशीनों को इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है और बीजों की दस्तयाबी से लेकर फसल की कटाई और इसे स्टोर करने तक के मुख्तलिफ मरहलों में मकामी काश्तकारों की भरपूर मदद की जा रही है। इन दिनों जिला उधमपुर में गेहूं की फसल काटी जा चुकी है और अब गेहूं को निकाल कर संभाला जा रहा है। इसके लिए महकमा ज़राअत की जानिब से अलग अलग पंचायतों में थ्रेशर मशीनें मुहैया कराई गई हैं। पहले लोग हाथ से काम करते थे तो ये इधर 3-3, 4-4, 5-5 दिन लग जाते थे, तो अब ये मैक्सिमम 2 घंटे लेंगे तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि 25 क्विंटल ये 20 कनाल में से निकल जाएगी। तो इससे हमारा क्या होता है कि लेबर भी बच जाती है और टाइम थोड़ा कम लगता है। जैसे टाइम कम लगने की वजह से ऐसा होता है कि फार्मर जो है फसल अपनी संभाल सकता है, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं होता है, कब बारिश आ जाए, कब तूफान आ जाए। अब ये काम करके अपना इसको दाना जो हमारा ग्रेन्स जो है इनको अंदर कर देंगे तो एटलीस्ट फार्मर फ्री हो जाएगा 5-6 घंटे में। जम्मू कश्मीर की जदीद तरीन काश्तकारी में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इंसानी कुव्वतों को बचाते हुए नई नई मशीनों के जरिए वक्त को बचाया जाए।
جس سے ان کی زرعی پیداوار پر کسی بھی طرح کی موسمی تبدیلیوں کا اثر نہ ہو اور یہ کاشتکار اپنے خالی وقت میں کاشتکاری کے دوسرے ضروری کام نپٹا سکیں۔ محکمے کی جانب سے ملنے والی اس سہولت سے مقامی لوگ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ کہ جنہوں نے آج کل نئی تکنیک سے کسانوں کو جوڑا ہوا ہے، سبسڈی میں امپلیمنٹس دے رہے ہیں، جیسے گیہوں کٹائی کے لیے مشینیں ہیں، تھریشنگ کے لیے ٹریکٹر ہیں۔ پہلے لوگ مہینے لگ جاتے تھے تھریشنگ کرنے کے لیے اور ٹریکٹر بھی بڑی مشکل سے ملتے تھے، کوئی جموں سے آتے تھے کوئی۔ ابھی ایگریکلچر نے، گورنمنٹ نے سبسڈی پہ ٹریکٹر دیے ہوئے ہیں، ہلیں دی ہیں اور بہت مطلب کئی دنوں کا کام 2-3 دنوں میں ہوتا ہے، مہینے کا کام 1-2 دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے لیبر ڈھونڈنی پڑتی تھی، آج کل مطلب اتنے امپلیمنٹس دیے ہوئے گورنمنٹ نے سبسڈی پہ۔ زراعت محکمے کی کوششوں کا ہی ثمرہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں جموں کشمیر کے شعبے کاشتکاری میں بہتری آ رہی ہے۔ اس کے لیے محکمے کی جانب سے کاشتکاروں کو فیلڈ آفیسر کے ذریعے کھیتی کی ضروری معلومات دستیاب کرانے سے لے کر مختلف قومی منصوبوں کے تحت مالی امداد مہیا کرانے تک کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب روایتی طور طریقوں سے ہونے والی کاشتکاری میں لوگ اپنی فصلوں کو موسم کے بد اثرات سے بچانے کے لیے فکر مند رہتے تھے، لیکن اب تو ماڈرن فارمنگ میں لائی جا رہی تبدیلی سے فصلوں کے تحفظ کو لے کر مقامی لوگوں میں کافی اعتماد بھی بڑھا ہے۔ ایگریکلچر والے بہت اسکیمیں بتاتے ہیں، سرپنچ صاحب بھی بہت اسکیمیں بتاتے ہیں اور مشینری کی بھی کوئی اسکیمیں بتاتے رہتے ہیں ایگریکلچر والے۔ جو چھوٹے ٹریکٹر ٹائپ بھی آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ابھی کھیتی باڑی کرنے کے لیے بہت مزہ آ رہا ہے۔ پہلے بیلوں کے ساتھ کرتے تھے، ابھی ٹریکٹر کے ساتھ ہی کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر میں کاشتکاری کی بات کی جائے تو پہلے زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے روایتی طریقوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے زمین کی پیداوار بڑھانے والی قوت اور خوردنی اشیاء کی کوالٹی پر اثر پڑتا تھا، لیکن موجودہ وقت کی کاشتکاری سے کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں میں بہتری آئی ہے، تو وہیں دوسری جانب مقامی کاشتکاروں کی آمدنی میں اضافہ ہونے سے ان کی زندگی میں بھی بہتری آ رہی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔